गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहानी मुंशी चंद्रिका प्रसाद के परिवार की है। इस पाठ का नाम है दोपहर का भोजन और ये कहानी लिखी है अमरकांत ने। और ये कहानी एक मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है मुंशी चंद्रिका। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे, क्योंकि परिवार जो है, मैंने बता दिया, मध्यम वर्गीय परिवार है। मूलभूत आवश्यकताएं उन लोगों की पूरी होती नहीं, तो उनकी उम्र कम होने के बाद भी वो अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लगते हैं। शरीर के चमड़े झूल रहे थे और गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। जो शरीर की खाल थी वह लटक रही थी और उनका जो सर था उस पर बाल नहीं है, जिससे उनके गंजे सर पर चमक लगती है। 1.5 महीने पूर्व मुंशी जी का मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्क से छटने के कारण हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी तथा 3 लड़के रामचंद्र, मोहन और प्रमोद क्रमशः 21, 18 और 6 वर्ष के थे। मुंशी जी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रामचंद्र है, मध्यम बेटे का नाम मोहन और तीसरे बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम है प्रमोद। रामचंद्र समाचार पत्र कार्यालय में प्रूफ रीडिंग कर रहा है तथा मोहन ने 10वीं की प्राइवेट परीक्षा पास की। सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाकर सबकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। घर के दरवाजे पर खड़ी देखती है कि गर्मी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मियों की दोपहरी है और सभी अपने घरों में बंद हैं और कभी कभी कोई कोई व्यक्ति उसे आता हुआ दिखाई देता है। वह भीतर की ओर जाती है तो तभी उसका बड़ा बेटा रामचंद्र घर में आता है। वह भय और आतंक से चुप एक तरफ बैठ जाती है। लिपे पुते आंगन में पड़े पीढ़े पर आकर रामचंद्र बैठ जाता है। वह रामचंद्र के सामने 2 रोटियां, दाल और चने की तरकारी खाने के लिए देती है। माँ के कहने पर भी और रोटी नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि अभी और उन्हें भी खाना नहीं कहा है। उसकी माँ कहती है कि और रोटी ले लो बेटा, लेकिन वह और रोटी नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि अभी बाकी लोगों ने भी खाना नहीं खाया है। मोहन को भी वह 2 रोटी, दाल और तरकारी देती है। वह भी रोटी लेने से मना कर देता है, पर दाल मांग कर पी लेता है। आखिर में मुंशी जी आते हैं, उन्हें भी वह 2 रोटी, दाल और चने की तरकारी दे देती है। जब और रोटी के लिए पूछती है तो वे घर की दिशा से परिचित होने के कारण रोटी लेने से मना कर देते हैं, किंतु गुड़ का ठंडा रस पीने के लिए मांगते हैं। इस प्रकार सबको भोजन कराने के बाद वह स्वयं भी खाने के लिए बैठ जाती है, तो शेष एक मोटी, भद्दी और जली हुई रोटी बची हुई है। अब जो वह सिद्धेश्वरी है, खाना खाने के लिए बैठती है तो सिर्फ उसके पास एक ही रोटी बचती है, जिसमें से आधी प्रमोद के लिए बचाकर आधा कटोरा दाल बची हुई चने की तरकारी से अपना पेट भरने का प्रयास करती है। गरीब घर में इतनी गरीबी है कि सबको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। रामचंद्र इंटर पास है, फिर भी वह उसे कहीं काम नहीं मिलता। रामचंद्र को खाना खिलाते सिद्धेश्वरी पूछती है कि वह वहाँ कुछ हुआ क्या। वहाँ कहाँ, मतलब रामचंद्र के कार्यालय में। रामचंद्र भावहीन आंखों से माँ की ओर देखकर समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कहता है। तो रामचंद्र कह देता कि ऐसा कुछ नहीं है, जब समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामचंद्र मोहन के बारे में माँ से पूछता है तो मोहन दिन भर इधर उधर गलियों में घूमता रहता है, पर वह रामचंद्र के सामने यही कहती है कि अपने किसी मित्र के यहाँ पढ़ने के लिए गया हुआ है। जब रामचंद्र ने पूछा कि मोहन कहाँ है, तो मोहन की माँ, उसकी रामचंद्र की माँ ने कहा कि वह पढ़ने के लिए गया, जबकि वह पढ़ने के लिए नहीं गया, इधर उधर गलियों में घूमता रहता है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के पास पहनने के लिए तार तार बनियान है, मतलब जो उनका बनियान है मुंशी चंद्रिका जी का, वह भी फटा हुआ है। आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी गंदी साड़ी टंगी हुई है। पैबंद मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं। दाल पनियोला बनती है। प्रमोद अध टूटे खटोले पर सोया हुआ है, मतलब इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना घर में बनाने के लिए दाल है, वो भी आदि, उसमें मतलब दाल थोड़ी और पानी ज़्यादा है। प्रमोद जो उनका छोटा बच्चा है, 6 वर्ष का है, वो एक टूटे खटोले पर सोया हुआ है। हड्डियों का ढांचा मात्र है, उसका जो शारीरिक स्थिति है वह भी ठीक नहीं है। वह एक बहुत
कभी 45 के होते हुए 50-55 के लगने लगते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियों पर से या तो जमीन पर चलती हुई चींटियों को देख रही है या वह अपने पैरों की उंगलियों को देख रही है। कैसे? दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को रख के। अचानक उसे मालूम हुआ, उसे पता चला कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। अब जो सिद्धेश्वरी देवी है, जब वह बैठी बैठी कुछ सोचती रहती है तो उसे पता चला कि उसे प्यास लगी हुई है। वह एकदम से उठती है और घड़े में से जो लोटा है उसे भरकर पानी का पी जाती है। खाली पानी उसके कलेजे में लग जाता है और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट जाती है। लगभग आधे घंटे तक वह वहीं पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। लगभग आधे घंटे बाद उसकी जो स्थिति है वह सामान्य होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोपहर का भोजन कहानी में अमरकांत ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की त्रासद स्थिति का जीवंत निरूपण किया है। परिवार का मुखिया बेरोजगार है, फिर भी उसकी पत्नी खींचतान करके घर का खर्चा चला रही है। परंतु खाना खाने के बाद मुंशी जी औंधे मुंह घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हैं जैसे उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ही नहीं है। अभावों में जीने के कारण सिद्धेश्वरी चाहकर भी किसी से खुलकर नहीं बोल पाती। अभाव मतलब बुरी परिस्थितियों में जीने के कारण, गरीबी में जीने के कारण भी जो सिद्धेश्वरी है वह किसी से खुलकर कोई बात नहीं कर पाती है। मुंशी जी भी चुपचाप दुबके हुए खाना खाते हैं। इन सब से परिवार की घोर विपन्नता का ज्ञान होता है। विपन्नता, गरीबी का। जब हम इन सभी स्थितियों को देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और वो कितने गरीब परिवार से हैं। जो इस परिवार की ही नहीं, इन जैसे ना जाने मध्यम वर्गीय कितने परिवारों के दुख की घटना है। मतलब इस कहानी के माध्यम से सिर्फ सिद्धेश्वरी के जीवन को नहीं बताया गया है, मुंशी चंद्रिका के जीवन को नहीं बताया गया है। हमारे समाज में न जाने ऐसे कितने मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिन्हें 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पा रही है।